हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो क्लास स्टूडेंट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं सर्किल, जिसके प्रीवियस क्लासेस में आपने सारे बेसिक्स और काफी सारे क्वेश्चंस को आपने परफॉर्म कर लिया। तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं वापस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का पहले आप ये फिगर नोट कीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद द लैंग्वेज और फिर समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन का ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर ड्रॉ करने से आपको समझने में काफी इजी रहेगा। आप ये फिगर ड्रॉ कीजिए सबसे पहले। ये है आपका गिवन फिगर। लिखिए इसमें क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। फिर आगे लिखे another tangent AB at a point of contact C, another tangent AB at a point of contact C which intersect, another tangent AB at the point of contact C which intersect xy and x dash y dash, which intersect xy and x dash y dash at point A and B, which intersect xy and x dash y dash at point A and B. Prove that angle AOB is equal to, prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है। AOB को 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए गिवन टू प्रूफ वो आपको पता है, तो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। देखिए दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ऑलरेडी सेंटर से ज्वाइन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, लेकिन जो AB टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है ये सेंटर से ज्वाइन नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन आप सबसे पहले यही करेंगे, क्या एज अ कंस्ट्रक्शन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ज्वाइन OC। OC को आपने ज्वाइन कर दिया। जैसे आप OC को ज्वाइन करते हो तब आपके पास में टू ट्राइंगल्स बन रहे हैं। टू ट्राइंगल्स पेयर आपके पास में कंडीशन पे बन रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट ए से ये दो ट्राइंगल पेयर है और एक्सटर्नल पॉइंट बी से ये दो ट्राइंगल्स पेयर है, जिनको आप जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपके पास में इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल APO से ACO, APO ट्राइंगल और ACO ट्राइंगल में सबसे पहले AP इज इक्वल टू AC प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मैंने लिखा है थ्योरम 10.2। स्टेटमेंट आपको लिखना है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। सेकेंडली वी कैन राइट OA is equal to OA, that is a common part, clear point. And third one, OP is equal to OC, radii of circle। तो काफी सारे क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिखा था, तो आज वापस इसको एक बार प्रूफ करके बता दिया कि ये दो ट्राइंगल्स जो एक्सटीरियर पॉइंट के थ्रू बनते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ और सेंटर लाइन से, तो वो आपस में हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। RHS से भी हो सकते हैं और SSS से भी हो सकते हैं। अब जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो CPCT से जो सेंटर पॉइंट के थ्रू, देखो पता है वैसे तो ये जानते भी अपने कि एक्सटीरियर पॉइंट को जब सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ये टेंजेंट है आपके, और टेंजेंट के जब जिस पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो उस एक्सटीरियर पॉइंट को जब सेंटर पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो सेंटर एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब आपके पास में यहाँ पे कंडीशन में आ गया, अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 है तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1 बाय CPCT। सिमिलरली अब ये अगर CPCT से इक्वल है तो सिमिलरली एक और ट्राइंगल पेयर, कौन सा, ट्राइंगल पेयर BCO, सीधा लिख देते हैं सिमिलरली ट्राइंगल BCO
कॉन्ग्रेंट, BCO कॉन्ग्रेंट होगा किसके साथ, BQO के साथ। तो जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर है, 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए एक्स वाई और एक्स प्लस वाई जैसे अगर पैरेलल टेंजेंट्स है तो डेफिनेटली पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा टू टेंजेंट्स पैरेलल तभी होंगे जब वो डायमीटर के एंड पॉइंट पे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कंडीशन में, वैसे सेंटर से पास हो रहा है फिगर में, सिंस एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश देन POQ is a diameter of circle। वैसे गिवन फिगर में खुद नहीं पता चल रहा है कि सेंटर से पास अगर हो रहा है, और नहीं भी अगर दे रखा होता है सेंटर, तब भी अपने को पता है अगर पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं तो टेंजेंट्स पैरेलल होने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, जब वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। अगर वो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर नहीं है तो कभी भी टू टेंजेंट्स पैरेलल नहीं हो सकते। एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश देन POQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और जैसे POQ आपका डायमीटर ऑफ द सर्कल है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 है, अब अपने मार्क नहीं करते और 3 और 4 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपके पास में 1 किसके इक्वल है, 2 के, और 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो 1 के रिप्लेसमेंट में 2 लिख रहा हूं और 4 के रिप्लेसमेंट पे 3 लिख रहा हूं, 180। तो रिप्लेस जो किया उसका रीजन लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपने रिप्लेस कर दिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 का जो रिजल्ट है वो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 में चेंज होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 में चेंज होगा, 180। 2 we will take common, angle 2 plus angle 3 is equal to 180, so that's why angle 2 plus angle 3 is equal to 180 upon 2, that is the 90 degree। तो 2 plus 3 90 होने का मतलब क्या हो गया, एंगल 2 plus एंगल 3 अगर 90 है, hence एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर 90 डिग्री है तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बेटा, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन को प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में उसकी कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग लिखिए, सेम इसी कंडीशंस पे क्वेश्चन लिखवाता हूं, लिखिए प्रूव दैट the opposite side of a quadrilateral, स्टेटमेंट लिखिए क्वेश्चन का बेटा, प्रूव दैट the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle, prove that the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो फिर से कोई नया वर्ड नहीं है, आप सभी जानते हैं कि जब क्वाड्रिलेटरल किसी सर्किल को सर्कमस्क्राइबिंग करता है, so that means all the four sides of quadrilateral will touch the circle। तो इस तरीके से आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया ABCD, quadrilateral circumscribing the circle touching the circle at point PQR and S। PQRS पॉइंट पे टच कर रहा है, क्लियर है। तो उसके बाद आपको प्रूव करना है अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing the circle make supplementary angles at the center of the circle। तो अपोजिट साइड्स कौन सा है, AB और DC है। तो AB और DC से जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो होगा आपका AOB, और उसी तरीके से
इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन में फिगर में बनेगा, ये सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है। ए बी लाइन से एंगल बन रहा है एओबी और सी डी लाइन से एंगल बन रहा है आपका सीओडी। तो जब एओबी और सीओडी एंगल्स बन रहे हैं, एओबी और सीओडी का सम 180 प्रूफ करना है, तो इधर अपोजिट एडी और बीसी है, एडी से सेंटर पे एंगल बन रहा है एओडी और बीसी से सेंटर पे एंगल बन रहा है बीओसी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ पहले कि प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे टू प्रूव में अपोजिट एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180। एक तो ये प्रूफ करना है एओबी प्लस सीओडी, और एक आपको प्रूफ करना है क्या, एंड एओडी प्लस बीओसी इज इक्वल टू 180। तो एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री कर दोगे तो सिमिलरली दूसरा पेयर भी सप्लीमेंट्री हो जाएगा, यस और नो। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपको ज्वाइन करना है। तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ज्वाइन करते हैं तो लिखिए कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओपी ओक्यू ओआर एंड ओएस। और ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल अगर सर्किल को सर्कमस्क्राइब करता है तो इसमें लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है कि एबी बीसी सीडी और एडी टेंजेंट होंगे। क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स से सर्कमस्क्राइब करने का मतलब ये हमेशा बाय डिफॉल्ट रहता है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब यही होता है क्या, दैट ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी द टेंजेंट टू द सर्किल। तो चारों पॉइंट्स है जो चारों साइड से वो सर्किल के टेंजेंट है, किस पॉइंट पे है, तो वो पॉइंट आपके पास में पी क्यू आर और एस है, वो आपको बताना है। The sides of quadrilateral which are tangent to the circle at the point of contact P, Q, R, S, ये आप P1 बता दीजिए। फिर टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन है। अब बात करते हैं प्रूफ की। तो प्रूफ के अंदर जब अपने को वर्क करना है तो सिंपल सा एक पॉइंट है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 प्रूफ करना है। तो AB के साथ अपोजिट एंगल में दो पार्ट हो गए ज्वाइन करने से, इसमें भी दो पार्ट हो गए, इसमें भी दो पार्ट हो गए, इसमें भी दो पार्ट हो गए। लेकिन अपने को पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट पेयर होता है वो हमेशा एक्सटीरियर पॉइंट के रेस्पेक्टिव जो सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करता है वो दो ट्रायंगल्स पेयर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो कि ये फिगर जो अपने बनाते हैं जब ऐसी कंडीशन बनती है तभी तो ये दो ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर का जो आपस में ट्रायंगल पेयर बनता है वो क्या होता है, ट्रायंगल पेयर कॉन्ग्रुएंट होता है। तो वो ट्रायंगल पेयर जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनता है उनको भी रेस्पेक्टिव 1 और 2, इधर 3 और 4 हो गया, इधर 5 और 6 हो जाएगा, इधर 7 और 8 हो जाएगा। तो ये आपके एंगल्स नेम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक एक ट्रायंगल पेयर को पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो स्टार्ट किया और सबसे पहले ये लिखेगा इन ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल APO। तो ये ASO और APO में सबसे पहले AS इक्वल टू AP, जस्ट जो अभी आप दो एक क्वेश्चन में जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे, AS इक्वल टू AP हो गया, OA इज इक्वल टू OA, सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉमन है। इसके बाद में आपके पास में साइड जो है कौन सा, OS इज इक्वल टू OP, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब सेंटर से ज्वाइन करते हैं दैट दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। सो वी विल राइट ट्रायंगल ASO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APO SSS, therefore angle 1 equal to angle 2, equation 1 by CP/CT। Is it clear? अगर ये CP/CT से इक्वल है तो सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल B पॉइंट से कौन सा ट्राइंगल पेयर बन रहा है, BPO कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, BPO कॉन्ग्रुएंट है BQO के साथ। तो इसके लिए therefore एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 2, ये भी आपका CP/CT। एंड एक और ट्राइंगल C से CQO कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, CRO के साथ, therefore 5 इक्वल टू 6, ये भी आपका CP/CT से है। एंड एक और पेयर बन रहा है ट्राइंगल का D पॉइंट से, दैट इज BRO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DSO। So therefore angle 7 is equal to angle 8, 4 number again by the CP/CT। So 1 equal to 2, 3 equal to 4, 5 equal to 6 और 7 is equal to 8। क्लियर हो गया यहाँ तक का पॉइंट।
समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद में सॉल्यूशन में क्या लिखना है? वी नो दैट सम ऑफ all the angles around a point is 360 degree. Yes or no? Sum of angles around the point is 360 degree. Therefore, all the angles from 1 to angle 8, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 is equal to 360 डिग्री. क्लियर है? अब अपने को अपोजिट का सम, तो अपोजिट में अगर पहला पेयर AOB और COD है तो AOB में 2 और 3 का सम है और COD आपका 6 और 7 का सम है. इसका मतलब बाकी सारे एंगल्स को आपको 2, 3, 6, 7 में रिप्लेस करना होगा. तो अपने अपने पेयर में जो रिप्लेसमेंट है वो कर दीजिए. 1 का 2 से रिलेशन इक्वल है तो 1 की जगह 2 आ जाएगा. 3 का 4 से रिलेशन इक्वल है तो 4 की जगह 3 आ जाएगा. 5 का 6 से रिलेशन इक्वल है तो 5 की जगह 6 आ जाएगा और 7 का 8 से रिलेशन इक्वल है तो 8 की जगह 7 आ जाएगा इक्वल टू 360. कहां से पुट की ये सारी वैल्यूज? ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4. इक्वेशन 1, 2, 3, 4 से आपने ये कंडीशंस प्रूव कर दिया. ओके बेटा. इसके बाद में सारे एंगल्स में ट्वाइस है. ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360. तो 2 अगर कॉमन लेके बिग ब्रैकेट के अंदर अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पेयर लिखता हूं तो 2 प्लस 3 एक पेयर हो गया और एंगल 6 प्लस एंगल 7 दूसरा पेयर हो गया इज इक्वल टू 360. तो ट्वाइस का ट्वाइस है ब्रैकेट के अंदर. अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 है तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 फिगर से AOB है. एंगल 6 प्लस एंगल 7 फिगर से COD है. बिग ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 360 डिग्री. मल्टीप्लाई में 2 चेंज इनटू डिवाइड. सो फाइनली एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 360 अपॉन 2. सो व्हाट वी प्रूव्ड? AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180. एक पेयर अगर 180 आ गया तो यही सेम कंडीशन जब वापस से रिप्लेस करोगे तो सिमिलरली BOC plus AOD will also be 180 degree as proved. Is it clear to you? AOB plus COD 180 तो सिमिलरली जो दूसरा पेयर BOC plus AOD है उसका भी सब 180 हो. तो प्रॉपर्टी वही है, कॉन्करेंसी है. एडजेसेंट एंगल CT से आपस में इक्वल हो जाएंगे. 1, 2 के 3, 4 के 5, 6 के 7, 8 के रिप्लेस किया. दो के पेयर बना के अपोजिट एंगल्स का सम आपने 180 प्रूव कर. ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था? क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle, opposite sides will make an angle of opposite sides of quadrilateral subtend supplementary angles at the center of the circle. Yes or no? Opposite sides of quadrilateral which is circumscribing the circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो आपने प्रूव कर दी. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और कहीं ज्यादा डिफिकल्ट भी है इसका कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में अब करने वाले हैं. तो अभी तक तो आपने क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब किया था. अब इस क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है उसमें ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर, ठीक है, तो ट्राइंगल्स को सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं. तो क्वेश्चन की कंडीशन और क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा आपका. दिस वन इज ट्राइंगल ABC. यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, E और F दे रखा है. ये आपका सेंटर पॉइंट O है. ये फिगर गिवन है जिसमें सिर्फ OD को ज्वाइन किया, सेंटर से पॉइंट D को आपने ज्वाइन कर दिया. क्लियर है? ये फिगर आपको दे रखा है. इस फिगर में BD जो है वो आपका है 8 सेंटीमीटर और जो CD है वो आपका है
6 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आपके फिगर में ही है, इसमें क्लियर आपको पता चल रहा है। क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट यही है कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसको, ट्राइंगल एबीसी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, triangle ABC circumscribing a circle. The tangent BC at point of contact D is divided into the two parts such that the tangent BC at point of contact D is divided into the two parts such that BD is equal to 8 and CD is equal to 6 centimeter. ये सिंपल आपको दे रखा है। एंड रेडियस ऑफ सर्कल, ये मैं आपको जरूर बता देता हूं कि क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल अगर 4 है तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड AC एंड AB, AC और AB का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो फिगर में सारी वैल्यूज है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबको पता है कि AB, BC और AC तीनों टेंजेंट्स है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट DEF है। फिगर में आपको OD को ज्वाइन किया हुआ है और आपके पास में 8 और 6 दे रखे हैं, रेडियस आपका 4 है, आपको AC और AB कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या होगा। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ये है कि एक तो आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ज्वाइन कर रखा है, लेकिन अपने को सेंटर को पहले बाकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करना है। इसके अलावा सेंटर को आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन करना है, सेंटर को आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। क्लियर है? तो दो प्रॉपर्टीज का यूज होगा, एक तो परपेंडिकुलर टू द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो डी पे 90, ई पे भी 90 और एफ पे भी 90, दोनों साइड में, एक साइड नहीं, वो दोनों साइड पे ही 90 बनता है। तो सबसे पहले इसी प्रॉपर्टी से यूज करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं क्या, बाय थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 से, अच्छा सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और लिखिए, सॉरी सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो लिखिए बेटा पहले कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखिए आप लोग जॉइन OA, OB, OC, OE and OF, join OA, OB, OC, OA, OB, OC, OE and OF, इन सबको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके बाद में लिखना है आपको सेंस। सबसे पहले आपके पास में आ गया OD परपेंडिकुलर BC, कॉमा OE परपेंडिकुलर AB, कॉमा OF परपेंडिकुलर AC, और इन तीनों के लिए एक ही प्रॉपर्टी है बाय थ्योरम 10.1, दैट इज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? एक तो ये बात हो गया। इसके बाद में मैं यूज कर रहा हूं बाय थ्योरम 10.2। पहले परपेंडिकुलर बता दिया, थ्योरम 10.2 से ए पॉइंट से अगर आपने बात करते हैं तो ए पॉइंट से AF और AE इक्वल होंगे, इनको आपने x लेट कर लिया। थ्योरम 10.1 टू 10.2 के स्टेटमेंट से क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, तो AF और AE आपस में इक्वल है, नहीं मालूम तो इनको x लेट कर लिया। B पॉइंट से BE इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फ्रॉम, कौन से पॉइंट से बन रहा है ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, फ्रॉम पॉइंट B। यहाँ पे आपको लिखना है ये कौन से पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, फ्रॉम पॉइंट A फ्रॉम पॉइंट B, और BE और BD के बाद में C पॉइंट से CD इक्वल टू CF, तो CD और CF इक्वल है, सो दैट इज 6 सेंटीमीटर, और ये आपका आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट C। तो पॉइंट ABC से जो तीनों टेंजेंट पार्ट बन रहे हैं वो आपस में इक्वल है, तो दो पार्ट्स अगर 8 और 6 दे रखे हैं BD और CD, तो उससे BE और CF भी कितना आ जाएंगे, 8 और 6, लेकिन AF और AE आपके पास में मिसिंग है। ओके, अब अगर दो दो पार्ट से है तो ट्राइंगल्स के तीनों साइड निकाल सकते हैं। तो बताइए AB कितना होगा, AB होगा आपके पास में x प्लस 8 सेंटीमीटर। AB के बाद में जो BC है वो आपके पास में होगा 14 सेंटीमीटर, डायरेक्टली पता चलता है सबको, और AC जो है वो आपके पास में होगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ट्राइंगल्स के अगर तीनों साइड्स मालूम है आपको AB, BC और AC, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, यस और नो। सबसे पहले S कैलकुलेट करते हैं, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सेमी पेरीमीटर याद है ना, 9th क्लास के अंदर जो करते थे, सेमी पेरीमीटर निकाल के फिर हेरोल्स फॉर्मूला अप्लाई करना, वही प्रोसेस कर रहे हैं। एरिया क्यों निकाल रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको क्लियर होगा कि क्या जरूरत है इस क्वेश्चन में एरिया कैलकुलेट करने का।
तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एक साइड को आपने a लेट कर लिया, एक साइड को आपने b लेट कर लिया और एक साइड को आपने c लेट कर लिया। तो ये कंडीशन में इक्वल टू में ही लिख रहा हूं x प्लस एक्स 2x हो गया, 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28 अपॉन 2, 2 कॉमन लेके ब्रैकेट में x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया, कितना आ गया सेमी पेरीमीटर वैल्यू x प्लस 14 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर ऐसा हो गया। इसके बाद में आप कैलकुलेशन में बाय हीरोन्स फॉर्मूला समझते जाइए, थोड़ा सा वेट रखिए, पेशेंस रखिए, क्लियर हो जाएगा कि एरिया का पॉइंट क्यों यूज कर रहे हैं। तो बाय हीरोन्स फॉर्मूला से अपने को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। इन द रूट एस वैल्यू इज x plus 14, s minus 8, x plus 14 minus x minus 8 अंडर रूट s minus b करना है, तो s minus b में x plus 14 minus 14, c करना है x plus 14 minus x minus 6। क्लियर है, समझ में आया? s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो रूट के अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया x प्लस 14 का, x कट हो गया, 14 माइनस 8 6 हो गया, 14 से 14 कट हो गया, x हो गया और वापस x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 8 हो गया। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो सकता है वो सिर्फ यही है, 6 8 जा 48, साथ में मल्टीप्लाई में x, लेकिन ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए स्टार्टिंग क्वेश्चन का क्या है, ये सब कुछ एक अलग ही फॉर्मेट पे चल रहा है। तो अलग फॉर्मेट नहीं है बेटा, एक्चुअल में एप्लीकेशन ये है कि जो ए बी और ए सी अपने को कैलकुलेट करना है, उसमें ए एफ और ए ई पार्ट मिसिंग है जो आपस में इक्वल है, तो उस पार्ट को एक्स ऐड किया। परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ है उसका अभी तक अपने ने रेडियस पार्ट का कहीं पे यूज नहीं किया, लेकिन तीनों साइड्स अपने को मालूम है। तो तीनों साइड्स अगर मालूम है तो तीनों साइड से ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। तो 9th क्लास के वो पॉइंट याद कीजिए हीरोन्स फॉर्मूला से, जब किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते थे और बाद में उसका हाइट कैलकुलेट करते थे, तो पहले एरिया फॉर्मूला हीरोन्स अप्लाई करते थे ताकि उसका जो एक्सप्रेशन आता है फिर वापस से उसी एक्सप्रेशन को हाइट या बेस अगर कुछ फाइंड आउट करना होता है तो उसमें किससे कंपेयर कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल एबीसी के साइड्स को लेके हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया जरूर कैलकुलेट कर दिया, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट 48x ब्रैकेट x प्लस 40। लेकिन अब मेरे को ये कंसीडर करना होगा कि इसी ट्राइंगल एबीसी का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया कैसे कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि जब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का एक्सप्रेशन लगेगा तो हाइट तो आपका रेडियस हो जाएगा, हाइट तो आपका रेडियस होगा क्योंकि रेडियस ही परपेंडिकुलर बना रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इसमें डायरेक्टली आप एबीसी के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में ओ से ओ ए ओ बी और ओ सी को ज्वाइन किया गया था। इसीलिए कंस्ट्रक्शन में ओ से ओ ए ओ बी और ओ सी को ज्वाइन किया ताकि जो आपका ट्राइंगल एबीसी है, इस ट्राइंगल एबीसी में कंप्लीट एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया। अब वापस इसी ट्राइंगल एबीसी के एरिया को थ्री डिफरेंट ट्राइंगल्स के एरियाज के सब से कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें आपका एक्सप्रेशन लगेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। कैसे देखिए, अगेन एक बार फिर से क्या करते हैं, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के लिए कौन कौन से ट्राइंगल के एरिया का सम है, ऐसे लिखते थे एरिया को ए आर करके और ब्रैकेट में ट्राइंगल का नेम ए आर ट्राइंगल एओबी प्लस ए आर ट्राइंगल बीओसी प्लस ए आर ट्राइंगल एओसी, और ब्रैकेट में लिख दो सेल्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो तीनों कंडीशन में देखिए अच्छे से बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन बताता हूं। ए बी आपका बेस, ओ ई आपका हाइट, बीओसी में बीसी आपका बेस, ओ डी आपका हाइट, एओसी में एसी आपका बेस और ओ एफ आपका हाइट। तो तीनों के अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो एक्सप्रेशन भी मैं लिख देता हूं,
हाफ इंटू बेस है आपका ए बी, हाइट है आपका ओ ए, सॉरी हाइट ट्राइंगल एओबी में हाइट आपका ओ ई करके एक्सप्रेस हो रहा है, प्लस हाफ इंटू बेस है आपका बी सी और हाइट है आपका ओ डी, प्लस हाफ इंटू बेस है आपका ए सी और हाइट है आपका ओ एफ। अब अपने को पता है सेंस ओ डी इक्वल टू ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, तीनों इक्वल है। क्यों इक्वल है तीनों? क्योंकि ये तीनों ही आपके क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। यस और नो? और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब एक्सप्रेशन के अंदर से हाफ और ओडी ओई ओ एफ तीनों इक्वल है, जिसका वैल्यू 4 है, वो मैंने अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, फर्स्ट ब्रैकेट से ए बी, सेकेंड ब्रैकेट से बी सी और थर्ड ब्रैकेट से ए सी। अच्छा एक काम करते हैं, रेडियस है ना तो इसको आर से एक्सप्रेस कर देता हूं, वो ज्यादा कंफर्ट रहेगा समझने के लिए। ओ ई ओ डी ओ एफ तीनों आपस में इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, उसको एक्सप्रेशन मैंने आर लिख दिया। तो हाफ और आर कॉमन आ गए, हाफ और आर जब कॉमन आ गया तो फर्स्ट ब्रैकेट से ए बी साइड, सेकेंड से बी सी, थर्ड से ए सी। अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं, हाफ इंटू आर वैल्यू 4 है, ए बी आपके पास में था x प्लस 8, बी सी साइड था वैल्यू आपके पास में 40 और ए सी साइड का वैल्यू है आपके पास में x प्लस 6। तो 2 से 4, 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 28, 2x प्लस 28 में से 2 बाहर फिर कॉमन आ गया, 2 2 जा 4 ब्रैकेट में x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब देखिए सिंपल सी बात है कि पहले जब आपने एरिया कैलकुलेट किया था तब था अंडर रूट 48x ब्रैकेट में x प्लस 40 और अब है आपके पास में 4 ब्रैकेट में x प्लस 40। नाउ अब इसका मतलब सिंपल सी बात होगी ना कि दोनों ही ट्राइंगल के एरिया है, तो दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया है तो एक्सप्रेशन 48x ब्रैकेट x प्लस 40 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट x प्लस 40, 48x ब्रैकेट x प्लस 40 इक्वल टू 4 ब्रैकेट x प्लस 40। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए क्या सिखाया जाता था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्योंकि जो ए बी और ए सी कैलकुलेट करना है तो उस ए बी और ए सी को कैलकुलेट करने में पहले आपको x कैलकुलेट करना होगा। ओके बेटा, और x कैलकुलेट करने के लिए ही आप क्या कर रहे हैं, रूट एलिमिनेट कर रहे हैं, और रूट एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अब आगे का सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के अंदर रूट अगर एलिमिनेट होगा 48x ब्रैकेट में x प्लस 40, यहां से तो रूट हट गया। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग का मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया और यहाँ पे एक्सप्रेशन में आ गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो LHS में x प्लस 14 वन टाइम है और RHS के अंदर एक्सप्रेशन में x प्लस 14 का होल स्क्वायर है। तो डेफिनेटली ये जो एक्सप्रेशन है वो x प्लस 14 को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास में 48x इज इक्वल टू 16 ब्रैकेट x प्लस 40 आ गया। ये वैल्यू 16 से 48 कितने टाइम कट हुआ, 3 टाइम। तो 16 से 48 अगर 3 टाइम कैंसिल हुआ तो 16 3 जा 48 में 3x आ गया, 3x इज इक्वल टू x प्लस 40, 3x में से x माइनस हुआ 2x इज इक्वल टू 40, तो 2x इज इक्वल टू अगर 14 है तो x इज इक्वल टू 7 है, और x अगर 7 है तो इसका मतलब ये हो गया है जो AB है वो आपका था x प्लस 8, इसका मतलब AB का तो लेंथ आ गया 7 प्लस 8 कितना 15 सेंटीमीटर, और जो AC कैलकुलेट करना था जो एक्सप्रेशन में आपने x प्लस 6 लिखा था तो 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। सो whenever in the question a quadrilateral or triangle circle type that all the sides of the polygon is the tangent to the circle, ट्राइंगल है तो एरिया के एक्सप्रेशन से सॉल्व कर लिया पहले इनॉस फॉर्मूला से, फिर वापस उसी ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में इक्वल पुट करके जो आपका मिसिंग वैल्यू x है वो कैलकुलेट कर लिया, और x अगर कैलकुलेट कर लेंगे ये x पार्ट अगर आपने कैलकुलेट कर लिया और ये 6 और 8 आपके पास गिवन था तो x प्लस 6 AC हो जाएगा और x प्लस 8 आपका AB हो जाएगा। तो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द चैप्टर सर्किल। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।